Hi students, welcome back. We are here with the fifth episode of class 10th geography chapter number 1 resources and development संसाधन तथा विकास। ये इस चैप्टर का लास्ट एपिसोड होने वाला है। अभी तक हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ जाना समझा, बहुत आसान रहा। पिछले वीडियो में हमने क्या बात की, थोड़ा सा रिकैप्चुलेट हम कर लेते हैं। पिछले वीडियोज़ में हमने सॉइल्स की बात की थी, सॉइल रिसोर्सेज की बात की थी, हमने सॉइल क्लासिफिकेशन, मिट्टियों के वर्गीकरण के बारे में जाना, पढ़ा, समझा। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम सॉइल से रिलेटेड ही एक और कंसेप्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे, वो है सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन, मिट्टी अपरदन, उसके टाइप्स, उसके कॉजेज और हाउ वी कैन कंजर्व सॉइल रिसोर्सेज। मिट्टी अपरदन को कैसे रोका जा सकता है, मृदा संरक्षण क्या है, कैसे करें, ये सब कुछ हम आज के इस वीडियो में, इस एपिसोड में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मृदा अपरदन की बात करेंगे। सॉइल इरोजन है, क्या होता है? सॉइल इरोजन का अर्थ है मिट्टी की ऊपरी परत का पानी के साथ बह जाना या हवा के साथ उड़ जाना। यानी मिट्टी की ऊपरी परत है, अगर वो पानी के साथ बह जाती है या हवा के साथ उड़ जाती है तो उसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। ओके, या ऐसे भी कह सकते हैं कि मिट्टी की ऊपरी परत वही उपजाऊ होती है, सबसे ऊपरी परत है वही उपजाऊ, नीचे की परत है इतनी उपजाऊ नहीं होती, उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी कारण से चले जाना। कैसे जाएगी? या तो पानी के साथ या फिर हवा के साथ, तो उसे मृदा अपरदन कहते हैं। रिमूवल ऑफ द अपरमोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ द अर्थ इज नोन एज सॉइल इरोजन, उसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। यानी पृथ्वी की सबसे ऊपरी उपजाऊ परत का पानी के साथ बह जाना या हवा के साथ उड़ जाना क्या कहलाएगा? मृदा अपरदन कहलाएगा। ये दो प्रकार का होता है, परत अपरदन और अवनालिका अपरदन। परत अपरदन क्या होता है? ये अपरदन बहुत धीमा होता है, कई बार विजिबल भी नहीं होता, हमें दिखाई भी नहीं देता। बहुत धीमी गति से पानी के साथ या हवा के साथ ऊपरी परत है वो उड़ जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है। आपने अगर गांव में रहते हो तो आपने देखा हो, आप छतों के ऊपर मिट्टी डालते हो और हर 3 या 4 वर्षों के बाद दोबारा डालते हैं, कई बार 2 वर्षों के बाद भी दोबारा डालते हैं। सोचते होंगे वो मिट्टी गई कहाँ, अपरदित हो गई, हमें पता ही नहीं चला। आपने घर के पीछे या आंगन में या आंगन से आगे की तरफ जो कोर्ट यार्ड है वहाँ पे आपने मिट्टी डाली होगी, मिट्टी डाली, उसके बाद वही लेवल आ जाता है कुछ समय के बाद, कहाँ गई? आपने जाता देखा? जाते हुए नहीं देखा, क्योंकि ये विजिबल नहीं होता। तो जब बहुत धीमी गति से पृथ्वी की, धरती की ऊपरी परत है वो पानी के साथ बह जाती या उड़ जाती है हवा के साथ, तो उसे हम परत अपरदन कहते हैं। और ये इतनी धीमी होती है कि कई बार ये दिखाई नहीं देती है। दूसरी होती है अवनालिका अपरदन। अवनालिका अपरदन क्या होता है कि इसमें जो अपरदन है वो तेज गति से होता है, इसमें खाइयाँ बन जाती हैं, नालियाँ बन जाती है, यानी ये विजिबल होता है, एकदम से होता है। आप अगर खेत में पानी लगा रहे हो, आपका खेत पड़ोसी के खेत से ऊंचाई पे है, तो पानी अगर वो निकल जाएगा नीचे की साइड में किसी कारण से, तो वहाँ पे नालियाँ बन जाएगी। आपने हाईवे देखे होंगे, जब नए हाईवेज बनते हैं तो जब बारिश होती है तो नालियाँ बन जाती है साइड में, तो वो अवनालिका अपरदन है। बाढ़ के इलाके होते हैं वहाँ पर, या भारी बारिश के इलाके होते हैं वहाँ पर अवनालिका अपरदन अधिक देखा जाता है। इसमें भी मिट्टी अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, ऊपरी परत, और मिट्टी या ज़मीन, भूभाग है वो बेकार या बंजर हो जाता है। ये आपको विजिबल हो रहा होगा कि किस तरीके से नालियाँ बनी हुई है और किस तरीके से मिट्टी है वो कटाव होकर के नीचे की तरफ चला गया, तो ये विजिबल है, तो ये अवनालिका अपरदन है। ये फास्ट होता है, कुछ ही मिनटों में होता है, जबकि परत अपरदन है वो धीमी गति से होता है। तो कितने प्रकार का हुआ परत अपरदन? जो मृदा अपरदन 2 प्रकार का हुआ, परत और अवनालिका। ओके, शीट इरोजन एंड गली इरोजन। उसके बाद इस अपरदन के कारण क्या है, इसके कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण अपरदन होता है? तो इसके कारणों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो प्राकृतिक कारक है, जिसे पवन के कारण होता है, तेज गति से हवा चल रही है, आंधी तूफान आ रहा है, तो उससे मिट्टी उड़ जाती है, और ये वहाँ पर अधिक प्रभावित होता है जहाँ पर वनस्पति कम होती है। जैसे राजस्थान है, वहाँ बारिश कम होती है, इसलिए वहाँ पर वनस्पति आवरण कम है, तो वहाँ ज़्यादा अपरदन पवन के कारण होता है। हिमनदी के कारण भी होता है पर्वतीय भागों में, ये धीमी गति से होता है, लेकिन पर्वतीय भागों में जो अपरदनकारी कार्य किया जाता है
मुख्य तौर पर हिम नदी के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा किया जाता है। जल के द्वारा होता है, चाहे वो नदी के रूप में हो या भारी बारिश के रूप में हो या समुद्र में लहरों के रूप में हो या भूमिगत जल हो, इसके द्वारा भी मृदा अपरदन होता है। ये सभी प्राकृतिक कारक है। मानवीय कारक है, जैसे पेड़ों की कटाई है। अगर पेड़ अधिक हों तो जड़ों के कारण मिट्टी है उसकी पकड़ बनी रहती है, तेज बारिश में या बाढ़ में कटाव कम होता है। पेड़ों को काटा गया तो ये तेजी से होगा। अति पशुचारण के कारण, जैसा हमने पीछे बात किया कि पशुओं से जब अति पशुचारण किया जाता है तो उनके खुरों से मिट्टी मुलायम हो जाती है। आप क्रिकेट खेलते होंगे, जब क्रिकेट खेलते हो तो आप जहाँ पे रनअप के साथ दौड़ के आते हो, बॉल फेंकते हो, तो वहाँ पर मिट्टी है बहुत ज़्यादा हो जाती है, धूल मिट्टी हो जाती है। वो क्यों हुई? क्योंकि आप ज़्यादा खेल रहे हो वहाँ पर, जबकि आपने शूज़ पहने होते हैं, जूते पहने होते हैं। लेकिन पशु अगर अति पशुचारण हो, या खेतों का रास्ता आपने देखा होगा, वहाँ पर जब बैलगाड़ी लेकर के जाते हैं तो वहाँ पर मिट्टी है वो मुलायम होती है, धूल ही धूल होती है। तो ऐसा अति पशुचारण के कारण भी होता है। तो दो तरीके से, एक तो मिट्टी मुलायम हो गई, पानी के साथ बहना या हवा के साथ उड़ना आसान हो गया। दूसरे ये कि वहाँ पर वनस्पति है वो डेवलप नहीं हो पाती। तो पशुचारण, जो अति पशुचारण है, इससे भी मृदा अपरदन को बढ़ावा मिलता है। निर्माण कार्य के कारण, जब निर्माण कार्य किया जाता है तो मिट्टी को मुलायम कर दिया जाता है और वहाँ पर पानी के साथ बहना या उड़ना आसान हो जाता है। खनन क्रिया है उसमें भी यही होता है। आसपास के इलाकों में मिट्टी है, वहाँ पे जब उसको खुदाई की जाती है तो उसके कारण मिट्टी मुलायम हो जाती है और वो पानी के साथ बहना या हवा के साथ उड़ना आसान हो जाता है। अवैज्ञानिक कृषि भी एक कारण हो सकता है, उसके कारण भी मृदा अपरदन है उसको बढ़ावा मिलता है। तो ये थे कारक कि किसके कारण होता है। अब हम बात करते हैं संरक्षण के उपाय कि मृदा अपरदन को या मिट्टी को कैसे संरक्षित किया जा सकता है और मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला है सोपान या सीढ़ीदार कृषि करके। पर्वतीय इलाकों में विशेष तौर पर जहाँ पर बारिश अधिक होती है वहाँ पर सीढ़ीदार खेत बना करके पानी को, कुछ इलाके के पानी को वहीं रोक दिया, नीचे के इलाके को वहीं रोक दिया। ऐसे अगर हम करें, टेरेस फार्मिंग अगर हम करें, तो इससे मृदा अपरदन को बहुत हद तक रोका जा सकता है। तो वहाँ पर ये बहुत प्रभावशाली तरीका होता है, सोपान सीढ़ी या सीढ़ीदार कृषि। ढाल के विपरीत जुताई करके, जहाँ पे वनस्पति कम है या उबड़ खाबड़ ज़मीन है वहाँ पे अगर हम ढाल के विपरीत जुताई करें, इससे भी मृदा अपरदन रुकेगी। जैसे रेत का टीला आपने देखा होगा, राजस्थान में आपने टीले देखे होंगे, सैंड ड्यून्स, टिब्बे जिन्हें बोलते हैं। तो वहाँ पर ढाल के, जैसे ढाल है वैसे अगर जुताई करें तो वहाँ पर जैसे बारिश होगी तो उन जो छोटी छोटी नालियाँ बनी हैं उनमें पानी नीचे बह के आएगा और अपने साथ मिट्टी लेके आएगा। अगर इसको ढाल के विपरीत कर दें तो एक जो नाली है उसका पानी वहीं रह जाएगा, दूसरा का दूसरे में रह जाएगा, नीचे तक वो पानी नहीं पहुँचेगा। इससे एक तो नमी अधिक बनी रहेगी और मृदा अपरदन है उसके ऊपर रोक लगेगी। यानी कि ये वैज्ञानिक कृषि का एक तरीका है। पेड़ों को कतार में लगा करके रक्षक मेखला भी बनाया जा सकता है खेत की चारों तरफ, जहाँ पर वनस्पति कम होती है। तो अगर पेड़ों की कतार लगा दें तो इससे भी हवा की गति कम होगी और मृदा अपरदन है वो कम होगा। तीसरा है बांध बना करके, नदियों पर अगर बांध बनाया जाए तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे बाढ़ है उसको नियंत्रित कर पाएंगे। और बाढ़ एक महत्वपूर्ण कारक है मृदा अपरदन का, उस पर बहुत हद तक रोक लगेगी। अति पशुचारण है उस पर भी रोक लगाई जा सकती है या नियंत्रित किया जा सकता है, इससे भी मृदा अपरदन है उसको रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। कांटेदार मेड़ भी बनाई जा सकती है, राजस्थान में आपने देखा होगा कांटेदार मेड़ बनाई जाती है खेत की चारों तरफ। इससे जहाँ वनस्पति कम है वहाँ पर मृदा अपरदन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अधिक से अधिक पेड़ लगा करके इससे भारी बारिश वाले इलाके या जहाँ वनस्पति कम है या जहाँ अधिक बाढ़ की संभावना होती है वहाँ पर अपरदन बहुत हद तक नियंत्रित हो जाता है। तो इन सभी कारकों के द्वारा, इन कारणों को अपना करके हम मृदा संरक्षण कर सकते हैं या मृदा अपरदन के ऊपर रोक लगा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने इस एपिसोड में हमने बात की कि कैसे हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं या मिट्टी के कटाव को हम रोक सकते हैं, मृदा को संरक्षित कर सकते हैं। अब हम एक और टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है मैप वर्क, जो हमने सॉइल की थी पिछले एपिसोड में, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सॉइल्स कहाँ पर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश,
ये वन मृदा या पर्वतीय मृदा है, यहाँ पर विस्तृत है। दूसरा यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये येलो पेज में, इस शेड में, तो ये जो विस्तृत मिट्टी है यहाँ पर डेल्टाई भागों में भी, ये मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद तीसरा ये जो बड़ा भूभाग आपको दिखाई दे रहा है ये है काली मिट्टी, जो ब्लैक या ब्राउन शेड से शो की गई काली मिट्टी है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका के कुछ भागों में विस्तृत है। ये यहाँ पर लाइट हम ऑरेंज या फिर लाइट रेड शेड कह सकते हैं, इसके द्वारा शो की गई है, वो है रेड एंड येलो सॉइल। ये भी विस्तृत पर्वतीय या पठारी इलाकों में फैली हुई है। ये जो पैचेज में थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है कुछ कुछ भागों में, वो मिट्टी है लेटराइट सॉइल, जो चाय और कॉफ़ी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। असम में भी इसका विस्तार मिलता है, कर्नाटका, केरला इत्यादि में भी इसका विस्तार है, तमिलनाडु में भी। एरिड सॉइल है ये, यहाँ पर ये जो भूभाग है ये एरिड सॉइल का है। यहाँ पे एरिड सॉइल अधिकांशतः मिलती है, मरुस्थलीय मिट्टी या रेतीली मिट्टी मिलती है। और फॉरेस्ट सॉइल हमने सबसे पहले बात कर ली थी। तो ये मिट्टियों का वर्गीकरण है। इस चैप्टर में से मैप वर्क का क्वेश्चन है, उसकी संभावना बहुत अधिक रहती है। कोई एक मिट्टी दी होती है, या तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है या फिर आपको उसको शो करना होता है। लेबलिंग भी हो सकती है या फिर आपको उसको शो भी करना हो सकता है। तो ये था मिट्टी कैसी कहाँ पर वितरित है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अभी तक अगर आपने इस चैनल को, ज्योग्राफी गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपको अगर चैनल पर डायरेक्ट जाना हो तो आप एक लोगो को आइडेंटिफाई कर लीजिए। आप जैसे ही ज्योग्राफी गुरु लिखोगे, चाहे एक साथ लिखिए अलग अलग, तो सबसे ऊपर जो चैनल दिखाई देगा वो ज्योग्राफी गुरु होगा। उसमें आप प्ले लिस्ट हैं, उसमें जाकर के आप किसी भी क्लास के नोट्स, वीडियोज़ को देख सकते हो। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।